जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी में जो बात दबे छुपे तौर पर कही जा रही थी वो अब खुलकर कही जाने लगी है और उद्धव ठाकरे को उनके विधायकों और सांसदों ने चेतावनी दे दी है। उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो अघाड़ी को नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ गठबंधन या अननेचुरल अलायंस नहीं तोड़ते हैं तो उनके नेताओं को दूसरा रास्ता देखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये अलायंस बना रहा तो इसकी वजह से यूबीटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और जो विधायक जो नेता उनके साथ रहेंगे उनका भी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अघाड़ी का ये अलायंस एक अननेचुरल अलायंस है और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे, यूबीटी और उनके नेताओं की छवि खराब हुई है। हिंदुत्व विरोधी छवि बन गई है, जिसका खामियाजा इस चुनाव में तो उठाना ही पड़ा। साथ ही उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में जीतने के बाद भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, लोगों से सवालों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात जो है उद्धव ठाकरे के पीछे दबे छुपे तौर पर नहीं कही गई है। अब अंतर यही आया है कि ये बात खुले तौर पर बैठक में उद्धव ठाकरे के सामने उनके मुंह पर कही। उनके 20 विधायक और 9 सांसद उस बैठक में थे। सोमवार को ये बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, जिसमें विधायक सांसद तो मौजूद ही थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, आदित्य ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे तो थे ही, संजय राउत भी थे। और इसमें ये सब चर्चाएं हुई जिसमें संजय राउत जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार हैं, उनके सामने ही पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये फैसला गलत था और इससे अगर हम अभी नहीं हटे तो फिर हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। यूबीटी का पूरा जो कैडर है वो बिखर जाएगा और इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पार्टी के नेता अब बार बार ये मांग कर रहे हैं। ज्यादातर विधायकों ने ये कहा है कि अब इस पर फैसला लेने का ये सही समय है। अगर नहीं करते हैं तो फिर शिंदे के, एक तो पार्टी में शिंदे के साथ दूसरे जो नेता हैं वो शिंदे की तरफ जा सकते हैं, कार्यकर्ता है इनके जो ग्रास रूट लेवल के नेता हैं वो शिंदे की तरफ जा सकते हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के नेता हैं। और दूसरी बात, और पार्टी का कैडर खिसक सकता है, लोगों का जो बचा खुचा आधार है, जो भरोसा है वो भी खिसक सकता है, क्योंकि अगर वो अघाड़ी में बने रहते हैं तो बार बार उनके सेक्युलरिज्म या कहें मुस्लिम परस्ती की परीक्षा होगी। बार बार उन्हें ये साबित करना होगा कि वो कितने मुसलमानों के कितने जो है हितधारी है, हितकारक है। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन का मसला हो जो कि अभी बजट सेशन में आगे आने वाला है, उसमें उद्धव ठाकरे को ये फैसला लेना होगा यहाँ पर। और अगर कोई यूसीसी का मसला आएगा तो उसमें उद्धव ठाकरे को फैसला लेना होगा। अब अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की तरह मुसलमानों के पक्ष में नहीं दिखे तो फिर मातोश्री पर दोबारा प्रदर्शन होने वाला है। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और पक्ष में ना दिखने की बात नहीं है। अगर आप उनके विरोध में नहीं दिखे तो हिंदुओं के बीच आपकी छवि जो है वो गिरते गिरते गर्त में चली जाएगी और आपका जो 20 विधायक इस बार आए हैं वो बदलकर 0 में हो जाएगा। आगे बीएमसी का चुनाव भी है। अब बीएमसी का चुनाव किस मुंह से लड़ने जाएंगे अगर यही हालात रहे? आपका संगठन जो है वो बिखरने को है। उद्धव ठाकरे को ये सारी बातें बैठकों में बोली है और सिर्फ बात विधायकों ने नहीं बोली है, कुछ सीनियर नेताओं ने भी ये बोला है। और सिर्फ मीटिंग में नहीं बल्कि बाहर मीडिया के सामने अंबादास दानवे जो कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं और शिवसेना यूबीटी के बड़े नेताओं में से एक हैं, उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया है कि पार्टी के अधिकतर विधायक ये चाहते हैं कि हम अघाड़ी से गठबंधन तोड़ें और इस अननेचुरल अलायंस से बाहर निकले, क्योंकि हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा रही है और ये विचारधारा जिसके साथ हम हैं वो हमारे अनुरूप नहीं है। वो एक अव्यवहारिक सा हमारा गठबंधन है जिसके कारण हमें नुकसान हो रहा है। और बात ये नहीं है कि हम बीजेपी के साथ जाए या किसी और गठबंधन में जाए, हमें अकेले लड़ना चाहिए। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कभी सत्ता के पीछे, कुर्सी के पीछे नहीं भागी है। वो बस अपने विचारों पर डटी रही है और सत्ता उसके पास अपने आप आई है। उसने सिर्फ विचारों की, विचारधारा की राजनीति की है। अंबादास दानवे ने ये बात बोली है और वही बात बाला साहेब ठाकरे बोला करते थे कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सीएम नहीं बनूंगा, मैं बस हिंदुत्व के लिए काम करूंगा, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करूंगा और उसके बाद जो महाराष्ट्र के लोग कहेंगे वही होगा। और इस वजह से बाला साहेब ठाकरे को सफलता भी मिली और वो राजनीति में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे जैसे हालात की तो कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। आज उद्धव ठाकरे को ये सलाह अपने नेताओं से मिल रही है जो चुनाव से पहले भी मिल रही थी। ऐसा नहीं है
कि चुनाव से पहले ये नहीं कहा जा रहा था, जब उन्हें सीटें नहीं दी गई, जब उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया, तब पार्टी की बैठकों में ये होता था, उद्धव ठाकरे को बोला जाता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सब अनसुना कर दिया। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आई कि वो कभी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सके, जबकि 2014 में शिवसेना ने अकेले चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे में कभी बाला साहेब जैसे हिम्मत आई ही नहीं कि वो हिंदुत्व के साथ अकेले डटकर खड़े हो सके। दो जैसे ही शिवसेना टूटी, उद्धव ठाकरे और ज्यादा कमजोर पड़ गए और वो लाख बेइज्जत होने के बावजूद भी अघाड़ी के साथ ही बने रहे। जबकि वो अलग हो जाते, जैसे कि पहले लड़े थे, तो शिंदे से विधायक उनके पास आते, क्योंकि आज भी बाला साहेब ठाकरे के बेटे होने के चलते, ठाकरे नाम होने के चलते लोगों के बीच उनका भरोसा रहा। लोगों के कुछ नेताओं में, जो पार्टी है उसके कई नेताओं में उनके लिए निष्ठा रही। अगर वो हिंदुत्व के साथ खड़े होते तो शिंदे उनके सामने हो सकता है कि छोटे नजर आते और वो असली वारिस नजर आते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये नहीं किया। उन्होंने तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया और अपने संजय राउत जैसे सलाहकारों के कहने पर चलते रहे। और संजय राउत वो आज भी उनका वही स्टैंड है। इस मीटिंग में जहां अधिकतर नेता अघाड़ी से अलग होने का समर्थन कर रहे थे, उद्धव ठाकरे के सामने जो परेशानियां रख रहे थे कि चुनाव के दौरान उनके सामने क्या दिक्कतें आई और उनको आगे अब क्या झेलना पड़ रहा है, क्या भविष्य हो सकता है, उस बीच में संजय राउत जो है वो अघाड़ी से समर्थन के लिए बोल रहे थे कि अघाड़ी का समर्थन हमें करना चाहिए, उसमें बना रहना चाहिए, ताकि हम एकजुट विपक्ष दिखे, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा दिखे, बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष दिखना चाहिए। यानी कि अगर हम अकेले होते हैं तो हम मजबूत नहीं रहेंगे। इसी तरह से वो उद्धव ठाकरे की हिम्मत तोड़ते रहे हैं। उद्धव ठाकरे में अपनी तो उनमें हिम्मत की कमी है ही, राजनीतिक सूझबूझ की कमी है ही, साथ ही उनके पास संजय राउत जैसे ये गद्दार सलाहकार भी हैं जो डबल एजेंट का काम करते हैं, और वो यही उनमें भरते रहे कि अकेले उद्धव ठाकरे कुछ नहीं है, उनको तो बैसाखी चाहिए ही चाहिए। और अब भी उन्होंने यही कहा, सोमवार को जो बैठक हुई थी उसमें संजय राउत ने अपने विचार यही रखे कि अघाड़ी के साथ बने रहना चाहिए। और संजय राउत ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा। आदित्य ठाकरे जो अभी बहुत जूनियर नेता है, विधायक दल का नेता तो बना दिया, अपनी अभी उनके पिता की ही राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, तो आदित्य ठाकरे तो अभी उसमें बच्चे की तरह है, अभी 34 साल के हैं, अपना चुनाव भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, तो अपने पिता की तरह वो भी संजय राउत के प्रभाव में ही रहते हैं और वो उसी तरह से फैसला लेते हैं। और उनको थोड़ा सा पहले भी उनके इस बारे में जैसा सामने आया है कि उनको ये सेक्युलर विचार बड़ा अच्छा लगता है, उनका झुकाव उस तरफ रहता है, उन्हें भगवा कुर्ते से ज्यादा सफेद कुर्ता अच्छा लगता है। राहुल गांधी की तरह हिंदुत्व की बात करने में उन्हें सांप्रदायिकता महसूस होती है। तो आदित्य ठाकरे भी अपने पिता को इसी तरह की सलाह देते नजर आए। लेकिन संजय राउत की अगर हम बात करें, क्योंकि संजय राउत ठाकरे परिवार पर उनका प्रभाव बहुत है, तो जिस वजह से उन्होंने ये हालत उनकी कर दी है, और वो बार बार सबसे ज्यादा वही कहते रहे कि नहीं, अघाड़ी के साथ बने रहना चाहिए, उनके साथ गठबंधन रखने में ही भलाई है। अब संजय राउत की उनका लालच, उनका उद्देश्य किसी से छुपा नहीं है। संजय राउत वो इंडी गठबंधन का हिस्सा तो बनना ही चाहेंगे, अघाड़ी का हिस्सा तो रहना ही चाहेंगे, क्योंकि उनको तो परजीवी बनना है, वो परजीवी हैं। आज उद्धव ठाकरे, कल शरद पवार, उसके बाद कांग्रेस, उनको चाहिए कि वो अपनी राज्यसभा सीट बनाए रखें और इंडी गठबंधन में रहते हुए उनका महत्व बना रहता है। वो एक तरह से मिडलमैन की तरह काम करते हैं। अगर इंडी से अलग हो जाती है, अघाड़ी से अलग हो जाती है शिवसेना, तो संजय राउत की भूमिका खत्म हो जाएगी। बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखने में, अकेले रहने में संजय राउत की क्या भूमिका होगी, उनकी भूमिका क्या रही है? उनकी भूमिका यही रही है, उद्धव ठाकरे की शरद पवार से मीटिंग कराएं, उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से मीटिंग कराएं और मिडलमैन का काम करते रहे। जब इस तरह की चीजें होंगी नहीं तो संजय राउत कहाँ जाएंगे, क्या बयान देते रहेंगे, उद्धव ठाकरे के किस काम के रहेंगे? और इस बीच में इस मीटिंग कराते कराते संजय राउत अपने हित भी साध लेते हैं। अब अगर वो शरद पवार से मिलते हैं, वो कांग्रेस के नेता से मिलते हैं, तो उन पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है, किसी नेता से मिल सकते हैं, कोई काम भी हो सकता है, एक अनौपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन अगर वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अगर विपक्ष में दूसरी पार्टी है और क्योंकि विचारधारा से अलग पार्टी है, तो संजय राउत ऐसे में अगर फिर कांग्रेस के नेता से मिलते तो उद्धव ठाकरे उनसे नाराज होते, उनसे सवाल पूछा जाता, उनके पार्टी बदलने के कयास लगने लगते। शरद पवार से मिलते तो भी सवाल उठता। और इस जैसे कि अगर आज संजय राउत जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मिले, शिंदे से मिले, तो सवाल उठेगा, क्योंकि गठबंधन नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी उनकी सहूलियत के लिए
कि वो सभी पार्टियों में घूमते रहे, सब जगह उनकी इंपॉर्टेंस रहे, कांग्रेस भी पूछती रहे, शरद पवार भी, उद्धव ठाकरे भी। इसीलिए वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उस अलायंस में बैठे रहे। भले ही उद्धव ठाकरे जो है वो बर्बाद हो जाए, शिवसेना यूबीटी बर्बाद हो जाए, हिंदुत्व की विचारधारा खत्म हो जाए, लेकिन संजय राउत का काम बनते रहे। लेकिन संजय राउत ने तो ये बात कही, लेकिन उनका विरोध भी हुआ, क्योंकि आज स्थितियां अलग है। आज उनकी ही इस भड़कावे के चलते, उनकी इस योजना के चलते आज यूबीटी इस हालत में है। इसलिए संजय राउत को भी सुनना पड़ा और उनके नेताओं ने ही, विधायकों, सांसदों ने ही यही कहा कि इसी विचार के चलते जो है आज ये हालात है कि शिवसेना का जो आधार रहा है वो मराठी अस्मिता का और हिंदुत्व का आधार रहा है। लेकिन जो अघाड़ी के दल है, कांग्रेस और एनसीपी है, वो सेक्युलर विचार पर चलती है। सेक्युलर यानी कि यहाँ पर भारत में सेक्युलर मतलब इस्लामीकरण, तुष्टीकरण। ऐसे में दोनों में टकराव है और अगर ये ज्यादा समय तक रहते हैं तो इससे नुकसान होगा। नुकसान यूबीटी को होगा, क्योंकि यूबीटी इनकी तरह बनने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे इस गठबंधन के साथ बने रहने के लिए तुष्टीकरण करने लगे और उनका अपना हिंदुत्व का आधार खिसक गया। और यही इसका नुकसान उन्हें चुनाव में ये हुआ कि शिव सैनिक आपस में कंफ्यूज रहे कि वो अब हरे झंडे लेकर खड़े हो कि अब वो भगवा झंडा लेकर खड़े हो। उनमें आपस में टकराव रहा। कांग्रेस जिसके खिलाफ लड़ते थे, जिसकी बार बार विचारधारा पर सवाल उठाते थे, आज उसके लिए उन्हें प्रचार करना था। ये ऐसे उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची, उन्हें मौलानाओं की बैठकों में जाकर हाथ फैलाना था। तो इससे शिव सैनिक भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाए, उनमें उत्साह नहीं था और विधायकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जो विधायक उस चुनाव में हारे भी हैं, इस चुनाव में वो भी मौजूद थे, जो सीनियर विधायक, सीनियर उम्मीदवार थे जो हार चुके, उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट मिलना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान वोटों के लिए आपकी पार्टी का आधार कमजोर होता है तो फिर वो वोट जो है मुसलमानों का, वो आपको नुकसान कर रहा है। जिस तरह से यूबीटी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के सामने साफ और स्पष्ट तौर पर अपनी बात कह दी है, तो अब उद्धव ठाकरे को फैसला लेना ही होगा, वरना उनके विधायक और सांसद तो पहले ही शिंदे और बीजेपी के संपर्क में है। जैसा कि शिंदे गुट के उदय सामंत और भरत गोगावाले ने बताया कि उनके पास करीब 10-12 विधायक हैं जो संपर्क कर चुके हैं। 5 तो चुनाव के नतीजों के दिन ही कर चुके थे, उसके बाद भी 6-7 विधायकों ने जो है संपर्क किया है और वो आना चाहते हैं। अब उद्धव ठाकरे के ऊपर है कि वो ये सब करने की बजाय कि आदित्य ठाकरे को किलेबंदी करने की बजाय कि महत्वपूर्ण पदों पर आदित्य ठाकरे को बैठा दिया, अपने करीबी नेता को बैठा दिया और अपने हाथ में सारी पावर रख ली, इससे नहीं होने वाला है। उन्हें पार्टी को टूटने से बचाना है, बिखरने से बचाना है, तो वापसी करनी होगी, हिंदुत्व की विचारधारा पर वापसी करनी होगी, माफी मांगनी होगी, नाक रगड़नी होगी हिंदुओं से, ताकि उन पर फिर से भरोसा कर सके, जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो किया है वो माफी के लायक तो नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व को चोट पहुंचाई है, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को चोट पहुंचाई है, लेकिन अपना राजनीतिक भविष्य बनाए रखना है तो उद्धव ठाकरे को सोचना तो पड़ेगा, वरना उनके विधायक जो आज मीटिंग में आकर अपनी बात कह भी रहे हैं, वरना वो कल को उनका फोन उठाना भी बंद कर देंगे और संजय राउत जैसे नेता दीमक की तरह उद्धव ठाकरे, उनके परिवार के विरासत को, राजनीतिक भविष्य को कुरद कुरद कर खा जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।